अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद है आपका फिर से डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग तारीख का तीसरा बाब जो कि अंग्रेजी इंतजामिया के असरात का मुतालिया करेंगे। माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विथ चार्ट्स, मैप्स एंड पिक्चर्स, प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ एम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर गालिब हाई स्कूल, कैंटोनमेंट बेल्लारी। In this lesson, in this unit, you will learn about इंतजामी उमूर और अदली इंतजामिया, जमीन के लगान की पॉलिसियां, जदीद तालीम यानी कि मॉडर्न एजुकेशन, अंग्रेजी इंतजामिया के ख़ानाइन। अल्हम्दुलिल्लाह, लेट्स मूव विद द इंट्रो नाउ। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिर्फ एक जमाने में एक तिजारती कंपनी के तरह काम करते हुए तिजारती लेन देन के काम करती रही, यानी कि उन्होंने पहले जो है तिजारत को यानी कि ट्रेड को जो है अहमियत दिया था। मुख्तलिफ तरकीबों से हिंदुस्तान को सियासी तौर पर, पॉलिटिकली तौर पर अपने इख्तियार में लेने के बाद परमानेंटली, मुस्तकिल तौर पर अपने काबू में करने की सोचने लगे। हिंदुस्तान एक इत्तेहादी मुल्क नहीं होने का मजमूई तस्वुर छाया हुआ था। इत्तेहादी यानी कि यूनिटी, यानी कि मुल्क जो है, हिंदुस्तान जो है एक यूनाइटेड कंट्री नहीं है बोलकर वो तस्वुर कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे। तो इस मौके पर मुख्तलिफ रियासतें एक दूसरे से अलग अलग होने लगी, तो इसलिए इसका फायदा जो है अंग्रेजों ने अपने इख्तियार में आने वाले तमाम रियासतों को एक तरह का यकसा सियासी निजाम लागू करने की सोचने लगे, यानी कि अलग सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की सोचने लगे। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस, इस तरह से सियासी तफरुखात से हासिल किरदा एक बड़े हिस्से को 18वीं सदी में एकजा करने लगे और तमाम एकजा किए हुए हिस्से को यकसा इंतजामिया, एक ही इंतजामिया फ्राहम करने की सोचने लगे, प्लान करने लगे, जिसमें तालीम, अदलिया, जमीनी लगान, तिजारत, ज़िरात जैसे तमाम हलकों में, तमाम फील्ड में जदीद इंतजामिया, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, जदीद इंतजामी निज़ाम को लागू करते हुए, लाते हुए इनको बनाई हुई यकसा इंतजामी निज़ाम लागू करने में वो आखिरकार कामयाब हो गए। कौन कामयाब हो गए? अंग्रेज। एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, एक दस्तूर बनाने में वो कामयाब हो गए। So, our first topic is, our first concept is एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम, नज़्म नस्ख और अदालती इंतज़ाम। इसमें जो पहला टॉपिक है अवामी या शहरी खिदमत। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शहरी खिदमत के इंतज़ाम को जारी किया गया। किसने जारी किया शहरी खिदमत को? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ईस्ट इंडिया कंपनी से तिजारती लेन देन करने की गर्ज से कंपनी के लिए मुलाजिम का तकर्रुर करने का पहले ही से इंतजाम था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुलाजिम का तकर्रुर करने का पहले ही से इंतजाम था। तो यहाँ पर काम करने वाले कंपनी के नौकरों को अच्छी तनख्वाह नहीं मिलती थी। जो भी कंपनी में नौकर हैं उनको अच्छी तनख्वाह यहाँ पर नहीं मिलती थी। तो कंपनी के नौकरों को निजी तौर पर तिजारत करने की पूरी तरह से इजाजत दी गई थी। निजी तौर पर यानी कि प्राइवेटली जो है ये तिजारत कर सकते थे। इस मौके का फायदा उठाते हुए, यानी कि कौन? नौकर। यहाँ पर इस मौके का फायदा उठाते हुए कंपनी के मुलाजिम कई गैर कानूनी तरीकों से रकम को हासिल करते हुए रिश्वतखोरी यानी कि रिश्वतखोर बन गए थे। तो यहाँ पर कंपनी के मुलाजिम जो है गैर कानूनी यानी कि
गैर कानूनी तौर पर, यानी कि कानूनी तरीके से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से जो है रकम को हासिल करते हुए रिश्वतखोर बन गए थे। तो इस रिश्वतखोर को रोकने के लिए, इस रिश्वतखोरी को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने हिंदुस्तान में 1773 सन ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट जो है जारी किया गया। 1773 सन ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है जारी किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट के नाम के मुताबिक इसका मकसद भी क्या था? मकसद क्या था? इस रिश्वतखोरी को काबू करना था। क्यों रेगुलेटिंग एक्ट जो है जारी किया गया? रिश्वतखोरी को रोकने के लिए। तो 1800 सन ईस्वी में शहरी या अवामी खिदमात में 1800 सन ईस्वी में शहरी या अवामी खिदमात में शामिल होने वालों के लिए कलकत्ता में, कलकत्ता यहाँ पे दिखाई दे रहा है देखो, जो कि वेस्ट बंगाल में है, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किया गया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने इसकी इजाजत नहीं दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जो है इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके नतीजे में 1853 सन ईस्वी तक, यानी कि 1853 तक भी अवामी खिदमात का तकर्रुर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर ही क्या करते थे। अवामी खिदमात का तकर्रुर कौन किया करते थे? 1853 सन ईस्वी से पहले तक जो है कंपनी के डायरेक्टर ही किया करते थे। 1853 सन ईस्वी के बाद अवामी खिदमात, 1853 सन ईस्वी के बाद अवामी खिदमत करने वाले तमाम तकरीबात को एक मुसाबिकती इम्तिहान यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के जरिए से करवाने का फैसला किया गया। इससे पहले जो है बगैर इम्तिहान के जरिए से सेलेक्ट किया जाता था। 1853 सन ईस्वी के बाद जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जरिए से तकर्रुर करने लगे, यानी कि अपॉइंट करने लगे, जिससे हिंदुस्तानियों को इसका फायदा नहीं हुआ। इसका फायदा किसको हासिल नहीं हुआ? यहाँ पर हिंदुस्तानियों को। इसके साथ साथ जो है अंग्रेज हिंदुस्तानियों को क्या कह रहे हैं? यहाँ पर हिंदुस्तानियों की अहलियत को बदगुमानी से देख रहे हैं। हिंदुस्तानियों को बहुत ही बदगुमानी के नजरिए से देखने लगे और कॉर्नवेलिस ने ये ऐलान भी किया कि हिंदुस्तान का हर बुनियादी शहरी क्या है? नाअहल है और जाहिल है। हिंदुस्तानी कैसे ही नाअहल हैं और जाहिल हैं। कौन कह रहे हैं? ये कॉर्नवेलिस कह रहा है। तो इसलिए इनको यानी कि हिंदुस्तानियों को बहुत ही नीचे दर्जे के पोस्ट, नीचे दर्जे के ऑक्यूपेशन में ही इनको अपॉइंट किया जाने लगा। इसलिए नीचे दर्जे के अवामी काम और जो भी पब्लिक के काम होते हैं, जो नीचे दर्जे वाला नीचा पोस्ट जो है हिंदुस्तानियों को देने का ऐलान किया गया। तो ये रहे अवामी या शहरी खिदमत। नज़्म नस्ख और अदालती इंतजाम का दूसरा टॉपिक जो है अदालती इंतजाम। अदालती इंतजाम, जुडिशियल सिस्टम। मुगलिया सल्तनत का इक़्तिदार मरहला अंग्रेजों को हासिल होने लगा। मुगलिया सल्तनत का इक़्तिदारी मरहला अंग्रेजों को हासिल होने लगा और यही एक जदीद अदलिया निज़ाम के उरूज का नतीजा था। तो जदीद अदलिया निज़ाम के उरूज का अहम नतीजा क्या था? जो कि मुगलिया सल्तनत का इक़्तिदारी मरहला अंग्रेजों को हासिल होने लगा। तो यही क्या है? जदीद अदलिया निज़ाम के उरूज का नतीजा था। तो बक्सर की जंग के बाद मुगल शहनशाह शाह आलम ने हक दीवानी यानी कि लगान की उसूली का हक, मुगल शहनशाह शाह आलम ने लगान की उसूली का हक जो है अंग्रेजों के सुपुर्द कर दिया था। तो बंगाल के इलाके में दो अमली हुकूमत का रिवाज था। कहाँ पर? बंगाल के इलाकों में दो अमली हुकूमत का रिवाज था। तो इसके मुताबिक लगान की उसूली, इसके मुताबिक क्या है? पहला क्या है?
लगान की वसूली। तो दूसरा क्या है यहाँ पर, अवामी और जुराइमी इंतजाम को हिंदुस्तानी अफसर के हवाले किया गया। लेकिन उसूल होने वाला लगान जो टैक्स वसूल कर रहे थे वो अंग्रेजी हाकिम यानी कि अंग्रेजी अफसर अपने ही पास रखने लगे। तो इन तमाम के मद्देनजर अंग्रेज मरकूज अदलिया इंतजाम को जारी करने का फैसला लेने लगे। तो यहाँ पर जो है अदालती इंतजाम को जारी करने का फैसला लिया गया। तो इस वजह से 1772 सन ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने जब गवर्नर जनरल का ओहदा संभाला यानी कि गवर्नर जनरल का पोजीशन हासिल हुआ, तो इसने हिंदुस्तान में एक जदीद मंसूबा बनाया यानी कि एक मॉडर्न प्लान है क्या यहाँ पर करता है। कौन गया मॉडर्न प्लान यहाँ पर, वॉरेन हेस्टिंग मंसूबा बनाया। तो जिसके तहत हर जिले में हर डिस्ट्रिक्ट में 2 तरह की अदालतों का होना लाजिमी था बोल के यहाँ पर बोला गया। तो वो 2 अदालतें कौन कौन सी हैं, एक जो है दीवानी अदालत, तो दूसरी तरफ जो है एक तरफ दीवानी अदालत तो दूसरी तरफ जो है जुराइमी अदालत। एक अवामी अदालत, दूसरा जो है जुराइमी अदालत। यहाँ पर अवामी अदालतों में हिंदुओं को हिंदू मुकद्दस ग्रंथों, अवामी अदालत में क्या हो रहा है यहाँ पर, हिंदुओं को हिंदू मुकद्दस ग्रंथों में और मुसलमानों को शरीयत के ख़वानीन पर इंसाफ दी जाती थी। तो जराइमी अदालत मामलात में क्या हो रहा है यहाँ पर, जराइमी अदालत में इस्लामी मजहब के ख़वानीन पर जो है अमल किया जाता था। तो जुराइमी अदालत में क्या हो रहा है यहाँ पर, जुराइमी अदालत बोलेंगे तो जो है ना कुछ जुर्म वगैरह करते हैं तो वो क्या है वहां पर जुराइमी अदालत बोल के कहा गया है, जिसको फौजदारी अदालत भी कहते हैं। तो जुराइमी अदालत का मामला किस तरह से हो रहा है, इस्लामी मजहब के ख़वानीन पर अमल किया जाता था। तो अंग्रेजों की जारी किर्दा अदालती निज़ाम ने जुराइमी अदालतों में तब्दीली लाई गई। किसमें तब्दीली लाई गई, यहाँ पर जुराइमी अदालतों में तब्दीली लाई गई। तो अवामी अदालतें जो है यूरोपीय जिले अफसर के जेरे निगरानी हुआ करती थी। अवामी अदालतें यूरोपीय जिले अफसरों के जेरे निगरानी हुआ करती थी, जबकि जुराइमी अदालतों की कार्रवाई यूरोप के निगरानकार की मौजूदगी में खाजी के जरिए से, किसके जरिए से, खाजी के जरिए से होती थी। तो ये रहा हमारा अदालती निजाम। नेक्स्ट टॉपिक, पुलिस या कोतवाली इंतजाम। दाखिली अमन के इंतजाम को निगरानी करने वाला ग्रोह यानी कि एक ग्रुप जो है पुलिस या कोतवाल होता था। सबसे पहले ये मुंजिम पुलिस का महकमा कायम करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस, इस महकमा कायम करने वाला कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। तो इसने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी का एक जदीद ओहदे की भी तख्लीक की थी। तो जिले के तमाम स्टेशंस को तकसीम करके हर स्टेशन को एक कोतवाल यानी कि हर जिले में एक कोतवाल, हर करिए या देहात को एक चौकीदार की जेरे निगरानी दिया गया था। तो हर जिले में क्या था, एक कोतवाल हुआ करता था। तो हर देहात में चौकीदारी के लिए चौकीदार को रखा गया था, अपॉइंट किया गया था। तो
तो कोतवाल को देहाती सतह पर चोरी, डकैती, जुर्म और दिगर को काबू में रखने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी। कोतवाल की जिम्मेदारी क्या थी? चोरी, डकैती, जुर्म और वगैरह को है ना काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए कोतवाल को जिम्मेदारी दी गई थी। तो 1770 सन ईस्वी में एक खौफनाक रद्दो अमल से सारे आईनी इंतजाम में यानी कि दस्तूर में जो है अफरा तफरी मच गई, जिसके नतीजे में सारा पुलिस इंतजाम अंग्रेजों के मातहत चला गया, यानी कि अंग्रेजों के कंट्रोल में चला गया। तो 1781 सन ईस्वी में अंग्रेज मजिस्ट्रेट के तकर्रुर का निजाम जारी हुआ। 1781 सन ईस्वी में अंग्रेज मजिस्ट्रेट का तकर्रुर अपॉइंटमेंट जो है जारी हुआ। तो तमाम पुलिस अफसर मजिस्ट्रेट के तकर्रुर का निजाम पुलिस इंतजामिया की मुसलसिल लगातार तब्दीली होने लगी। यहाँ पर 1861 सन ईस्वी में पुलिस कानून जारी किया गया। 1861 सन ईस्वी में पुलिस कानून जारी किया गया। कब जारी किया गया पुलिस कानून? 1861 में। और यही कानून पुलिस और सही इंतजामिया का बुनियाद था। तो 1861 सन ईस्वी में पुलिस कानून जो जारी किया गया था, तो यही कानून जो है पुलिस और सही इंतजामिया का बुनियाद था, यानी कि बेसिक पढ़ा है पर फाउंडेशन। लेकिन अफसरों के तकर्रुर में हिंदुस्तानियों को इसका मौका नहीं था, यानी कि लेकिन जो है जो भी अफसर ऑफिसर्स हुआ करते थे उसमें जो है हिंदुस्तानियों को मौका नहीं मिलता था। तो 1902 सन ईस्वी में पुलिस कानून के काबिलियत व अहलियत हासिल करने वालों को अफसर के अहदों के तकर्रुर में मौका दिया गया। 1902 में क्या हुआ? यहाँ पर पुलिस कमीशन कानून की काबिलियत वो अहलियत हासिल करने वाला है, नहीं जिसके पास जो काबिलियत हासिल करता है वो क्या हो सकता है? यहाँ पर अफसर के अहदे के तकर्रुर पर अपॉइंट है ना हो सकता था। इतना होने के बावजूद भी हिंदुस्तानियों के लिए वो इंसाफ नहीं मिलता था, हिंदुस्तानियों के लिए इंसाफ मिल ना सका। तो ये है पुलिस या कोतवाली इंतजामिया। नाउ विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फौजी इंतजाम। इस फौजी इंतजाम में क्या होता है एक बार बोलती हूँ आपको मैं। अंग्रेज इंतजामिया के दौर में फौज एक बुनियादी सुतून था, यानी कि फौज क्या है? एक बुनियादी पिल्लर बोल के कहा जा रहा है। हिंदुस्तानियों को फौज में शामिल करके इन्हीं की मदद से, यानी कि हिंदुस्तानियों की मदद से सारे हिंदुस्तान को अपने मातहत यानी कि अपने कंट्रोल में करने में ये कामयाब हो गए। कौन कामयाब रहे? अंग्रेज। तो फौजी ताकत का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तानियों के अंदर अपने मुखालिफ ताकतों को और गैर मुल्की ताकतों से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्शन करने के लिए अंग्रेज यहाँ पर भी कामयाब रहे। हिंदुस्तानियों को कौन से पोजीशन दिया करते थे? वो आला पोजीशन बोले तो क्या है? हिंदुस्तानियों को सूबेदार, बहुत ही छोटा पोजीशन क्या है? हिंदुस्तानियों को दिया करते थे। या तो फौजी मजदूर है ना, उनको मजदूरी फौज तो दिया करते थे, या तो है ना सूबेदार का पोजीशन है ना क्या हिंदुस्तानी को दिया करते थे। तो इस वजह से 1857 सन ईस्वी में ये पील कमीशन जो है 1857 सन ईस्वी में पील कमीशन की सिफारिश रखी गई। ये पील कमीशन क्या है? जो कि भेदभाव हो रहा था हिंदुस्तानियों में और हिंदुस्तानी फौज में और अंग्रेजी फौज में। अंग्रेज फौज में जो है बहुत ही बड़े बड़े पोजीशंस अंग्रेजों को दिया कर रहे थे और हिंदुस्तानियों को बहुत ही छोटा सा पोजीशन है क्या दिया कर रहे थे। ये भेदभाव को रोकने के लिए जो है 1857 सन ईस्वी में सिफारिश है ना रखी गई। जो कौन सी सिफारिश है? ये पील कमीशन की निगरानी में एक कमेटी तश्कील दी गई जो है 1857 में दी गई। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देखो यहाँ पर
बहुत ही कैसा छोटा सा अदना सा पोस्ट है ना क्या हिंदुस्तानियों को दिया गया है। तो यहाँ पे देखो अंग्रेजों के लिए कितना अलग सही है, यानी कि बड़ा ओहदा है ना कि अंग्रेजों को दिया गया है और हिंदुस्तानियों को बहुत ही छोटा पोजीशन है क्या दिया गया है। पिक्चर्स में हम लोग डिफरेंशिएट देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है फौजी इंतजाम। सो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जमीन के लगान की पॉलिसियां। जमीन की लगान की पॉलिसियों में अंग्रेजों ने बंगाल को अपना मरकज बना लिया था, यानी कि अपना सेंटर जो है बना लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सरकार को सालाना 4 लाख पाउंड अदा करना पड़ता था। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सरकार को सालाना कितने रुपये 4 लाख पाउंड अदा करना पड़ता था। तो इस पस मंजर में, तो इस कंडीशन में कंपनी की मुआशी हालत को सुधारना था। तो कंपनी की मुआशी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही कम हो गई थी। तो इसे सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, लगान का निजाम जो है जारी किया गया। वो तीन तरह के लगान थे। एक जो है महालवारी निजाम, दूसरा जो है परमानेंट सेटलमेंट मुस्तकिल जमींदारी निजाम, तीसरा जो है रैयतवारी निजाम, जो यहाँ पर नक्शे में नजर आ रहा है कहाँ कहाँ पर फैला हुआ था बोलकर। लेट्स गो द फर्स्ट टॉपिक मुस्तकिल जमींदारी निजाम। मुस्तकिल जमींदारी निजाम 1793 सन ईस्वी में, यानी कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सालाना मुकर्रर करदा, यानी कि एनुअल साल में सालाना मुकर्रर करदा लगान को उसूल करने के लिए बिहार, बंगाल, यहाँ पे मैं पॉइंट कर रही हूँ, बिहार और बंगाल सूबों में जो जदीद लगान का तरीका कायम किया वही क्या है, मुस्तकिल जमींदारी निजाम कहा जाता है। इस निजाम में जमींदार ही जमीन का मालिक होता था। इस निजाम में कौन जमीन का मालिक हुआ करता था? जमींदार खुद ही जमीन का मालिक हुआ करता था। तो इस जदीद निजाम के तहत जमींदार को हर साल क्या है, इस पर लगाई गई लगान मुकर्रर किरदा तारीख से कबल, यानी कि तारीख से पहले ही क्या है, सरकार को अदा करना पड़ता था। यानी कि सालाना जो टाइम दिया गया रहता वो टाइम से पहले ही है ना दे देना पड़ता था। तो इस पर जमीन को इस जदीद जमींदारी निजाम से मजीद फायदा होने लगा, ज्यादा फायदा हासिल होने लगा। किसको ज्यादा फायदा हासिल होने लगा? यहाँ पर जमींदारों को भी और अंग्रेजों को भी, क्योंकि सरकार को अदा की जाने वाली रकम से ज्यादा उसूल की जाने वाली रकम इसी की होती थी। किसकी होती थी? जमींदार की हुआ करती थी। यानी कि जमींदार क्या कर रहे थे यहाँ पर, जो गवर्नमेंट बोल रहा था, जितने पैसे बोल रहा था उससे ज्यादा अमाउंट जो है, उससे ज्यादा लगान जो है किसानों से उसूल कर रहे थे। वो जितना गवर्नमेंट को देना है वो गवर्नमेंट को दे रहे थे और बाकी अमाउंट जो है खुद है ना रख रहे थे। तो यही जो है और यही इसका हकदार बन जाता था। कभी भी कहत साली हो, फमाइन आ गया हो या ज्यादा बारिश हो गई हो, तो इस दिनों में भी क्या है, लगान उसूली किया करते थे। मगर जब है ना किसान है ना लगान देने के काबिल नहीं रहते थे, यानी कि टैक्स है ना क्या देने के काबिल नहीं रहते थे, तब वो क्या करते थे, अपनी जमीन को है ना गिरवी है ना क्या रखकर है ना क्या वो लगान है ना दिया करते थे, या तो उनकी जमीन जो है छीन ली जाती थी। इस निजाम से बरतानी सरकार और जमींदार को फायदा पहुंचा, बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचा, जबकि किसान को इसका नुकसान भुगतना पड़ा। क्यों? हर तरह से भी क्या है, किसान ही क्या है यहाँ पर लगान देना पड़ रहा था। जमींदार तो और ज्यादा लगान उनसे कलेक्ट कर रहे थे और गवर्नमेंट को दे रहे थे। इस तरह किसान मजदूर, किसान जमींदार और इसकी जमीन पर मुसलसल काम करने के मौके ना मिलने पर इन पर जो है जुल्म भी हो रहा था, किसानों पर जुल्म भी है ना हो रहा था, इस्तेहसाल हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशंस कर रहे थे।
इस तरह की मुफलिसी में किसान को यानी कि गरीबी में जो है किसान को जिंदगी गुजारना पड़ता था। जिस तरह से एक मशहूर माहिर चार्ल्स मेटकॉफ है यहाँ पर कह रहे हैं, हिंदुस्तान का किसान जो है कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मरता है बोलकर कहा गया है। कर्ज में पैदा होता है बोले तो जब पैदा होता है तो उस वक्त में भी है ना क्या लोगों के पास में अमाउंट है ना क्या नहीं रहते हैं, तो उस वक्त है ना क्या वो कर्ज है ना लेकर आते हैं। तो जीता भी क्या है कर्ज में ही और मरता भी है कर्ज में बोले तो जब वो मर जाता है कफन के लिए भी उसके पास में पैसे नहीं होते हैं, तो वो तो कर्ज में ही मरता है बोलकर यहाँ पर मेटकाफ है ना क्या कह रहे हैं। हिंदुस्तान का किसान कर्ज में ही पैदा होता है, कर्ज में ही जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। तो ये रहा मुस्तकिल जमींदारी निजाम। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज महलवारी निजाम। महलवारी निजाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के सूबों में इज्तिमाई तरीके से मशवरा करके खुद सरकार को टैक्स अदा करने का तरीका लागू किया गया। तो गांव और रियासत से रियासत में इस तरीके में कई फराइक थे यानी कि बहुत सारा फर्क है ना क्या था। गांव से गांव में फर्क, रियासत से रियासत में फर्क है ना क्या रहता था। छोटे और बड़े पैमाने के जमींदार इस निजाम में शामिल थे। छोटे और बड़े पैमाने के जमींदार इस निजाम में शामिल थे यानी कि इस सिस्टम में शामिल थे। कंपनी के अफसरों से जमीन पर होने वाली पैदावारी से भी ज्यादा रकम को सालाना अदायगी मुकर्रर करने की वजह से जमींदारों का वजूद जो है खत्म होने लगा। यानी कि जितना पैदावारी हो रही है उससे ज्यादा है कि लगान यानी कि टैक्स जो है मुकर्रर कर रहे थे। तो इस वजह से क्या हो रहा है यहाँ पर जमींदारों का वजूद क्या होते जा रहा है, खत्म होने लगा। तो इन्हीं पर मुनहसिर जिंदगी करने वाले छोटे छोटे किसान और मजदूरों की हालत क्या हो गई, बदतर हो गई। तो यहाँ पर असरात क्या हो गए, यहाँ पर किसानों का है क्या इस्तेहसाल होने लगा यानी कि किसानों पर है क्या जुल्म है क्या करने लगे। तो महलवारी निजाम इस तरह से सिस्टम था इस महलवारी निजाम का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रैयतवारी निजाम। रैयतवारी निजाम को 1792 में अलेक्जेंडर रेड ने तजुर्बे के तौर पर सबसे पहले 12 महल सूबों में जारी किया। इसी निजाम को थॉमस मुनरो ने मद्रास और मैसूर सूबे में भी 1801 सन ईस्वी में जारी किया गया। इस दौरान सूबे के बहुत सारे इलाके कंपनी के इंतजाम के जेरे निगरानी में थे यानी कि बहुत सारे इलाके जो हैं कंपनी के जेरे निगरानी में थे। तो इस निजाम के जरिए किसान और सरकार के दरमियान रास्त ताल्लुक रहा करता था यानी कि डायरेक्ट ताल्लुक किसानों के और गवर्नमेंट के बिटवीन में क्या है, डायरेक्ट है क्या कांटेक्ट था। तो जमीन पर हल चलाने और उगाने वाले ही को इस जमीन का मालिक करार दिया गया यानी कि जमीन पर जो हल चला रहा है वही क्या है, जमीन का मालिक है। ज़राती जमीन में उगाई जाने वाली पैदावार का 50% यानी कि जितना भी उन्हें उगा रहा है उसमें से आधा हिस्सा जो है लगान की शक्ल में इसे खुद क्या है गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और लगान की मुद्दत कितने साल हुआ करती थी, 30 साल जो है उसकी मुद्दत है क्या हुआ करता था यानी कि टर्म जो है 30 इयर्स रहता था।
इसके बाद फिर दोबारा से तस्दीक करके लगान जो है मुकर्रर है क्या करना पड़ता था। तो छोटे छोटे किसानों को जमीन का हक देने के बावजूद, छोटे छोटे किसानों को जमीन का हक देने के बावजूद भी लगान की रकम सालाना रकम से ज्यादा मुकर्रर होने की वजह से किसान जो है तकलीफ में थे। फिर भी क्या है, किसान है क्या तकलीफ में ही थे। लगान की वसूली करने यानी कि टैक्स की वसूली करने वाले अफसरान पर मुश्किल इक़दामात उठाते थे। तो इस तरह अगर फसल कम होने लगी तो वो किसान क्या करते थे, पैसे की लेन देन वाले कर्जा लेकर लगान अदा करते थे, जिसकी वजह से वो रकम को दोबारा अदा करते ना कर पाते थे। यानी कि जब कर्जा ले लेते थे तो फिर दोबारा से यानी कि वो रकम अदा नहीं कर पाते थे क्योंकि वो कर्जा ले चुके होते थे। तो जमीन को क्या करना पड़ता था, वो फरोख्त करना पड़ता था, यानी कि बेचना पड़ता था। क्यों बेचना पड़ता था? खर्च की वजह से, यानी कि खर्च की नौबत की वजह से क्या है, वो अपने जमीनों को, छोटे छोटे जमीनों को बेचना पड़ता था। किसानों की भलाई के लिए रैयतवारी निजाम को जारी किया गया बोलकर कहा गया अंग्रेजों ने, समझे। मगर लेकिन जो है ज्यादा से ज्यादा किसान जो है इस निजाम में कर्जे में ही मलूस होकर तबाह हो गए, कर्जे में ही डिपेंड होकर क्या हो गए, वो तबाह व बर्बाद हो गए। तो ये रहा रैयतवारी निजाम। इस कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक जो है अंग्रेजी लगान के निजाम के असरात, यानी कि अब तक हम लोगों ने 3 तरह के सिस्टम पढ़े हैं, जो कि महलवारी निजाम, रैयतवारी निजाम और है ना परमानेंट सेटलमेंट, मुस्तकिल जमींदारी निजाम। तो इन तीनों सिस्टम की वजह से क्या असर पड़ा? किसानों का इस्तेहसाल के लिए, जुल्म के लिए एक नए समाज की तश्कील जमींदारों के नाम से हुई। दूसरा पॉइंट, जमींदारी निजाम में मलूस किसान मुख्तलिफ तरीकों से तकलीफ में आने लगे, यानी कि किसान ही क्या हुए यहाँ पर तकलीफ में आने लगे। जमीन एक फरोख्त की अशिया बन गई, यानी कि एक तिजारत की अशिया बन गई, और इसको गिरवी रुक कर जो है कर्ज को गिरवी रखकर जो है कर्ज है ना लिया जाता था, यानी कि जमीन जो है कर्ज के तौर पर है ना क्या जमीन गिरवी रख देते थे। तो कई जमींदारों ने भी अपनी जमीन को गिरवी करके लगान को अदा किया गया। ज़िराती शोबे में, यानी कि ज़िरात एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में जो है लेन देन का बन गया था, यानी कि ज़िराती पेशा कैसा हो गया था, एक लेन देन का पेशा बन गया था। इंग्लैंड के सन्नती इनकलाब से वहां की सन्नतों को दरकार खाम अशिया ही को पैदा करना पड़ता था, यानी कि जो इंग्लैंड की फैक्ट्रियों के लिए जो खाम माल की जरूरत पड़ती थी, वही खाम माल क्या है, ये पैदावारी करना पड़ता था। कौन? जमींदार। पैसों के व्यापारी और मजबूत होने लगे, पैसों के जो व्यापारी हुआ करते थे वो और मजबूत होने लगे। तो ये रहा अंग्रेजी लगान के निजाम के असरात। तो आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज जदीद तालीम का आगाज। हिंदुस्तान की रिवायती तालीम ही मुसलसिल चल रही थी, यानी कि रिवायती तालीम क्या है, मुसलसिल यानी कि कंटिन्यूएशनली चल रही थी। मुसलमान सियासी जवाल के बाद तालीम के तरीके रस्मी व रिवायती तरीके से दूसरे तरीके में तब्दील होने लगे। इस तरह के चेंजेस जो है 18वीं सदी के अंग्रेजी इंतजामिया में सबसे पहले हुई। हिंदुस्तान में मुकीम यूरोपी और एंग्लो इंडियन मुआशरे के बच्चों के लिए जदीद मदरसे शुरू किए गए। किसके लिए? हिंदुस्तान में मुकीम यूरोपी लोगों के लिए और एंग्लो इंडियन मुआशरे के बच्चों के लिए जदीद मदरसे यानी कि मॉडर्न एजुकेशन जो है शुरू किया गया। लेकिन इसी तालीमी निजाम से मुकामी बच्चों को
कुछ भी फायदा ना मिल रहा था, यानी कि जो भी इंडियंस थे, हिंदुस्तानी थे, उनको जो है तालीम का कुछ भी फायदा नहीं हासिल हो रहा था। जदीद तालीम को आम करने के लिए, कॉमन करने के लिए 1781 सन ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने मुआवजे देकर कलकत्ता में मदरसा खोला। कहाँ पर? कलकत्ता में एक मदरसा खोला। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको पिक्चर, कलकत्ता मदरसा बोलकर, कलकत्ता में मदरसा खोला। तो जोनाथन डेंकन नामी एक और अंग्रेजी अफसर ने 1791 में, बल्कि आपके टेक्स्ट बुक में 1792 बोल के दिया गया है, गलत है, 1791 में बनारस, जो रेड कलर में है यहाँ पर, बनारस 1791 में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज का क़याम किया गया। तो यहाँ पर भी एक पिक्चर नजर आ रहा है, ये क्या है? संस्कृत कॉलेज। ये जो है मदरसा, कलकत्ता में मदरसा, संस्कृत कॉलेज का क़याम किया गया। लेकिन अंग्रेजी तालीम को सबसे पहले पूछने और दबाव डालने वाला पहला शख्स जो है चार्ल्स ग्रांट था। 1828 सन ईस्वी में जब विलियम बेंटिंग, 1828 सन ईस्वी में विलियम बेंटिंग हिंदुस्तान का गवर्नर बनकर आया, तब से जो है अंग्रेजी तालीम की तौसी हुई, यानी कि अंग्रेजी तालीम फैली और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। कब हुआ ये? 1828 सन ईस्वी में विलियम बेंटिंग जो है हिंदुस्तान को आया। गवर्नर जनरल का अहम इजलास में जो है विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को जो है, गवर्नर जनरल अहम इजलास में जो है विलियम बेंटिंग ने लॉर्ड मैकाले को एक कानूनी रुकन बोलकर है क्या नामजद किया गया। अवामी तालीमी निज़ाम से मुताल्लिक़ा कमेटी को भी कमेटी के सदर की तरह इसे मुंतखब किया गया, अपॉइंट किया गया। इसके मंसूबे में अहम नुकात क्या है? देखो, खून और गोश्त के जायके में हिंदुस्तानी, खून और गोश्त के जायके में हिंदुस्तानी, और मशवरा हो, तरीका हो और चालाकी हो वो है ना अंग्रेजी। खून और गोश्त के जायके में हिंदुस्तानी, मशवरा, तरीका और चालाकी में अंग्रेज। एक मुहर्रिक तालीमी याफ्ता हिंदुस्तानी मुआशरे की तश्कील करना था। हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में इंग्लिश जबान को बतौर जराए तालीम बनाना था, यानी कि कांटेक्ट जो है कौन सी जबान होना था? वो अंग्रेजी तालीम को बनाना था। तो 1830 के बाद ये अमल में आया, 1830 में इसका अमल हुआ। इसके बाद 1854 सन ईस्वी में 1854 में चार्ल्स वुड के मरासिले के इसके बाद 1854 सन ईस्वी में 1854 में चार्ल्स वुड के मरासिले की सिफारिशात पर इस वक्त का गवर्नर जनरल लॉर्ड डेलहौजी, कौन था? लॉर्ड डेलहौजी था। लॉर्ड डेलहौजी ने कलकत्ता, यहाँ पर येलो कलर में नजर आ रहा है, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में नई यूनिवर्सिटियां भी कायम किए गई और तालीम को और वसत मिली, यानी कि तालीम और ज्यादा है क्या फैला, अंग्रेजी तालीम भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड होने लगी। तो ये है अंग्रेजी तालीम, मॉडर्न एजुकेशन, जदीद तालीम। अब अंग्रेजी तालीम के असरात क्या हुए देखेंगे। हिंदुस्तानियों में जदीदियत, सेकुलरिज्म, जमहूरियत, साइंसी गौर व फिक्र के साथ साथ
कौमियत का जज्बा भी फरोग हुआ, डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, मुकामी ज़बानें और अदबी तख्लीक़ात को भी फरोग मिला। इससे आम आदमियों में, कॉमन पर्सन में भी एकसा गौर व फिक्र का मुजाहिरा हुआ। थर्ड पॉइंट, रिश्वतखोरी आम हो गई। इंग्लैंड के आईनी इजलास का रुकन अखबारात और मैगजीन्स का उरूज भी होने लगा। खुसूसी तौर से 19वीं सदी के आखिरी में अखबारात अंग्रेजी सरकारी की गलत पॉलिसियों का तजज़िया करते हुए हिंदुस्तानियों में अंग्रेजी नज़्म व नस्क के मुताल्लिक अपने तनकीदी गौर व फिक्र करने के जज्बे को भी उभारा। यानी कि जो भी पॉलिसियां, गलत पॉलिसियां अंग्रेज ला रहे थे, उन पॉलिसियों को भी है ना क्या मालूम होने लगे कि कितना गलत पॉलिसियां ये लोग अपना रहे हैं, कह रहे हैं। तो इस वजह से गौर व फिक्र करने लगे कौन? हिंदुस्तानी। जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें जन्म ली। जदीद समाजी और मजहबी इस्लाही तहरीकें भी जन्म ली। J.S. मिल, रूसो, मॉन्टेगो वगैरह जैसे मुफक्किर के ख्यालात ने हिंदुस्तानी तालीमी याफ्ता लोगों के गौर व फिक्र और हालात में एक जिद पसंद की तरगीब भी दिलाई। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया भर में होने वाले आज़ादी की जिद्दोजहद और इनकलाबी तहरीकात का असर हिंदुस्तानियों पर भी होने लगा। दुनिया भर में होने वाले आज़ादी की जिद्दोजहदें और इनकलाबी तहरीकात का असर किन पर होने लगा? हिंदुस्तानियों पर भी होने लगा। हिंदुस्तानियों को अपने तहजीब व तमद्दुन से वक्फियत भी मिली। इस तरह से हिंदुस्तान में जारी किया गया तालीमी निज़ाम का कदम मुस्बित गौर व फिक्र के साथ साथ जदीद और अक्लमंदी जहनों को भी पैदा करने लगा। तो ये रहा तालीमी निज़ाम का असरात हिंदुस्तान। सो लेट्स मूव विद द लास्ट कॉन्सेप्ट, आईनी तरक्यात, दस्तूरी इर्तिखा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इस लेसन का। हिंदुस्तान में अंग्रेजों की तरक्की के साथ साथ मसाइल भी बढ़ने लगे। तरक्की भी हो रही है यहाँ पर और प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। और मसाइल के हल के लिए नज़्म व नस्क में सुधार भी जरूरी था। और ये सुधार हिंदुस्तानियों के मुवाफिक भी होना चाहिए था। तो तब अंग्रेजों ने दिन ब दिन मुख्तलिफ क़ायदे और क़वानीन के रूबे अमल लाने की कोशिश करने लगे। नए नए क़वानीन है क्या लाने लगे। तो इस तरह के क़वानीन और क़ायदे हिंदुस्तान के दस्तूरी इर्तिखा की तरफ एक पेश कदम रहा। तो वो क़वानीन क्या क्या हैं देखेंगे हम लोग। जो 1773 सन ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट है, चार्टर एक्ट्स है, और उसके साथ साथ जो है क्विट इंडिया एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, जो तफसील से हम लोग जानेंगे इस लेसन में। पहला एक्ट जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों शुरू हुआ? 1765 सन ईस्वी में अमल में आई दीवानी हक के बाद कंपनी के अफसरान अपनी लालची में मुलूस होकर अपने इख्तिदार को खुद के लिए इस्तेमाल करने लगे और दौलत कमाने लगे और दौलत कमाने की ख्वाहिशमंद हो गए। तो रिश्वतखोरी आम हो गई थी। इस रिश्वतखोरी को खत्म करने के लिए, इस रिश्वतखोरी को कंट्रोल करने के लिए जो है 1773 सन ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट जो है जारी किया गया। इस रेगुलेटिंग एक्ट की खुसूसियत क्या क्या हैं, फीचर्स क्या क्या हैं जानेंगे। इस एक्ट के जारी होने से कबल अंग्रेजों के मातहत सूबों को 3 रेसिडेंसियों में बांटा गया। कितने रेसिडेंसियों में बांटा गया? 3 रेसिडेंसियों में बांटा गया। वो कौन कौन सी थी? वो बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियां थी। वो आज़ाद भी और खुसूसी तरीके से भी
काम करते थे। तो इस एक्ट के मुताबिक बंगाल प्रेसिडेंसियों को दिगर प्रेसिडेंसियों पर उबूर हासिल था, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी जो है 2 प्रेसिडेंसियों पर उबूर हासिल था, पावर हासिल था। कौन कौन सी थी वो? बॉम्बे और मद्रास। बंगाल का गवर्नर तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल था। बंगाल का गवर्नर जो है 3 प्रेसिडेंसियों का भी गवर्नर जनरल बना। गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को हिदायत देने और निगरानकारी करने का मुकम्मल इख्तियार हासिल था, पावर हासिल था। किसको पावर हासिल था? गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के निगरानकारी भी करना और कुछ राय वगैरह देना रहा तो भी गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल ही दिया करता था। बंगाली सरकार या इंग्लैंड सरकार के कोर्ट डायरेक्टर्स की कबल अज इजाजत के बगैर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को किसी भी जंग करने हो या अमन मुआहदा करने का इख्तियार नहीं था, जब तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी और इंग्लैंड का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जब तक इजाजत नहीं देता बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को, वो किसी के साथ जंग भी नहीं कर सकते थे और किसी के साथ मुआहदा भी नहीं कर सकते थे। फौरी तौर पर अगर से इस तरह की शर्त है क्या नहीं लागू की जाती थी। अगर से सडनली हो जाता तो तब है क्या कोई शर्त नहीं रहती थी। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसियों को किसी भी तरह के काम काज करने हो तो इनको कलकत्ता और इंग्लैंड के डायरेक्टर्स को इसकी इत्तला देनी पड़ती थी। जो कोई भी काम वो काज करना चाहते हैं तो वो क्या करना पड़ता था? कलकत्ता और इंग्लैंड के डायरेक्टर्स को इसकी इत्तला देनी पड़ती थी। तो ये रहा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का, 1773 का। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है 1784 का, 1784 का पिट इंडिया एक्ट। 1774 का पिट इंडिया एक्ट जो है 1773 ईस्वी के एक्ट में, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में चंद गैर जरूरी नुकात को, चंद गैर जरूरी पॉइंट्स को जो है दूर करने के लिए अंग्रेजी सरकार के इख्तियार और कंपनी के इख्तियार की हदबंदियों को मुफीद बनाना, यानी कि फायदा बनाना ही इस एक्ट के अहम मकसद था। तो इंग्लैंड सरकार ने इस एक्ट के तहत नए शरायत को, नए पॉइंट्स को जो है लागू करते हुए कंपनी ने सरकार को अहम फैसलों से नवाजा। वो क्या क्या अहम फैसले हैं देखेंगे। ये एक और अहम नुक्ता ये था कि यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 कमिश्नर मौजूद थे, इसका वजूद हुआ। किसका वजूद हुआ? यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें 6 कमिश्नर मौजूद थे, इसका वजूद हुआ। यहाँ पर गौर करने वाली ये बात भी है कि यहाँ पर पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी जगह में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कायम किया गया। पहले क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, निकाल कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना रखा गया। ये बोर्ड जो है क्या कर रहा है? देखो यहाँ पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल अवामी, फौजी और लगान से मुतालिका मौजुआत को हिदायत देने और इनको कंट्रोल करने और इनकी निगरानी करने के इख्तियारात रखता था। क्या क्या इख्तियारात रखता था ये? फौजी, अवामी, फौजी और लगान से जो भी मौजुआत हुआ करते थे, इनको जो है कंट्रोल करना, निगरानी करना और उनके इख्तियारात रखता था। और हिंदुस्तानी अपने आला इख्तिदार को अंग्रेजी सियासत के नाम से हासिल किए हैं और वो इनका अपना हक नहीं। क्या बोल रहा है? देखो, हिंदुस्तानी अपने आला इख्तिदार को अंग्रेजी सियासत के नाम से हासिल किए हैं, बल्कि वो इनका अपना हक नहीं है। ये बात कौन बोल रही? इस एक्ट में बयान करते हुए हिंदुस्तानियों के हुकूक को नीचा दिखाया गया है। हिंदुस्तानियों के राइट्स को क्या कर रहे हैं? यहाँ पर नीचा दिखाया जा रहा है। इस कायदे ने भारत में मौजूद कंपनियों के बरतानवी इलाके के लिए अंग्रेजी सरकार ही आखिरी, यानी कि आला ओहदे पर कौन सा है? अंग्रेजी सरकार ही क्या है? आला ओहदे पर है बोलकर यहाँ पर बयान किया जा रहा है 1784 का पिट इंडिया एक्ट में। तो नेक्स्ट एक्ट जो है चार्टर एक्ट्स।
1793, 1813 चार्टर एक्ट, 1853 में जारी किए गए चार्टर एक्ट्स का अहम मकसद जो है हिंदुस्तान की ईस्ट इंडिया कंपनी की मंजूरी करारदाद को वसी करना था। तो हर 20 साल में एक मर्तबा कंपनी की मंजूरी नामा को असर नौ करते वक्त इंग्लैंड सरकार की तरफ से अपनाए हुए कायदे और उसूल ही इस एक्ट में शामिल किए गए हैं। तो इन चारों एक्ट में 1813 और 1833 और 1833 के एक्ट जो है कई वजूहात से अहम है, बहुत ही अहम रखते हैं। 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट जो है बहुत ही अहमियत रखते हैं। वो क्या क्या है बोलकर दो एक्ट जो है थोड़ा तफसील से देखेंगे। एक जो है 1813 का एक्ट और एक दूसरा जो है 1833 का एक्ट। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इस एक्ट से ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में अगले 20 सालों के लिए इख्तियार दिया गया, पावर दिया गया। इस एक्ट के पहले हिंदुस्तान में तिजारत का हक कंपनी के साथ साथ तिजारत के लिए जो ख्वाहिशमंद लोग होते हैं, ख्वाहिशमंद लोगों को भी देने के लिए जिद्दोजहद की गई। तो इसलिए तमाम ख्वाहिशमंद लोगों को भी तिजारत के हुकूक दिए गए। तो इसके नतीजे में एक नया दौर शुरू किया गया। वो क्या है नया दौर, क्या है वो नए पॉइंट्स देखेंगे। इजाजत और मंजूरी नामा के लिए जदीद दौर शुरू हुआ, मॉडर्न दौर जो है शुरू हुआ। इसके बाद से गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तकर्रुर करते थे। कौन तकर्रुर कर रहे हैं इनको, कौन इलेक्ट कर रहे हैं इनको, नामजद कौन कर रहे हैं इनको, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ को बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही तकर्रुर करता था। तो हिंदुस्तान में जो भी चर्च हैं, हिंदुस्तान में चर्च में दाखिल होने का हुक्म भी दिया गया। हिंदुस्तानियों में जदीद मालूमात को जानने, इसको फैलाने और इनके अखलाकी और मजहबी जिंदगियों की जिम्मेदारी जो है इन मशीनरियों को है क्या दी गई थी, मुबल्लिगीन को दी गई थी। इदारों को सौंपने की हिदायत भी दी गई, जिससे ज्यादा मकदार में, ज्यादा क्वांटिटी में जो है ईसाई मुबल्लिगीन मशीनरीज जो बोलते हैं हिंदुस्तान को आए और ईसाई मजहब की तबलीग हुई, ईसाई मजहब फैला और अंग्रेजी तालीम की भी तौसीह ज्यादा से ज्यादा होने लगी। तो ये रहा 1813 का चार्टर एक्ट। अब देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट जो है हिंदुस्तान के नज्म व नस्ख और इंतजामिया में सुधार का मकदार, नज्म व नस्ख और इंतजामिया में सुधार का मकसद ही इस एक्ट का अहम पस मंजर था। कौन सा? 1833 का। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले 20 साल तक की मंजूरी भी दी गई। तो इस एक्ट के अहम नुकात क्या हैं जानेंगे। बंगाल के गवर्नर को हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल करार दिया गया। पहले क्या था, उन्हें सिर्फ बंगाल का गवर्नर था, तो अब क्या हुआ, उन्हें बंगाल का गवर्नर क्या हुआ, वो हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बोलकर करार दिया गया। हिंदुस्तान के तमाम तिजारती अशिया की निगरानी और इनके इंतजाम का इख्तियार भी गवर्नर जनरल को ही दिया गया। देसी मकामी इदारों के साथ जंग हो, अमन हो, शाही ताल्लुकात से मुताल्लिका मौजूद किसी मौजूद भी क्यों ना हो, बंगाल का गवर्नर बंगाल की मरकजी हुकूमत ही तय करके फैसला लेती थी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, गवर्नर जनरल के आलिया इजलास में अगर इसके बकिया अराकीन अगर गवर्नर जनरल की मुखालिफत कर रही, अगेंस्ट हो रही, तो वो क्या करना पड़ता है, लिख कर देना पड़ता था। वजूहात जो है किस बिना पर आप लोग इनकार कर रही बोलकर
एक जो है तहरीर की शक्ल में देना पड़ता था। तो इस एक्ट ने ये भी ऐलान किया कि रंग हो, कोई जात, किसी भी जात का रखने वाला हो, पैदाइशी कैसा भी, मतलब कहीं पर भी पैदाइश क्यों ना हो, इख्तिलाफात नहीं किए जाते हैं बोल के बताया गया, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बोलकर बताया गया इस एक्ट में। गवर्नर जनरल के इजलास आलिया में एक अदालती रुकन को भी तकर्रुर करना पड़ता था। तो तमाम अंग्रेजों को हिंदुस्तान आने की खुली मंजूरी दी गई। तमाम अंग्रेजों को क्या है, हिंदुस्तान आने के लिए खुली मंजूरी दी गई। तो ये एक्ट जो है 1830 के दहे में हिंदुस्तान के दाखिली और इंग्लैंड के मुख्तलिफ सियासी उमूर पर रोशनी डालता है। तो ये रहा 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक, अंग्रेजी सरकार के राष्ट्र इंतजाम में जारी किरदा कानून जो 1858 से लेकर 1947 तक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खतरनाक दौर और हिंदुस्तानी मुखालिफ कानून ने 1857 के गदर को मुमकिन बनाया और इसी से कंपनी की हुकूमत राष्ट्र बर्तानिया की मलिका को मुंतकिल हो गई। 1858, 1861, 1892, 1909, 1919 और 1935 के एक्ट जो है एक्ट ऑफ कानून में हिंदुस्तान को मुख्तलिफ औकात में हुई सियासी तरक्कियों के पस मंजर में ऊपर बताए हुए तमाम एक्ट की तारीखी अहमियत को समझना जरूरी है। समझेंगे हम लोग अब। फर्स्ट जो है 1858 का हिंदुस्तानी सरकार एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये एक्ट 1857 की फौजी और शहरी इनकलाब के पस मंजर में समझना जरूरी है। अंग्रेजी सरकार की राष्ट्र हुकूमत में, डायरेक्ट हुकूमत में हिंदुस्तानी अंग्रेजी सरकार की मुंतकिली हुई, ट्रांसफर वहां पर मुंतकिली हुई। तो 1 नवंबर में 1858 में अंग्रेजी मलिका विक्टोरिया ने एक अलैनिया जारी किया और कहा कि इसकी हुकूमत के इंतजाम में हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की तरक्की की जाएगी। हिंदुस्तान के तमाम इलाकों की तरक्की की जाएगी। और इसी एक्ट के अहम दफात ये थे, क्या क्या थे बोल के देखेंगे। 1858 के एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी की मंजूरी को रद्द किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की मंजूरी को रद्द किया गया, निकाल दिया गया और हिंदुस्तानी इख्तिदार को मलिका के इंतजाम को मुंतकिल किया गया। गवर्नर जनरल के नाम को मिटाकर वाइसरॉय का नया ओहदा बनाया गया और सबसे पहले वाइसरॉय जो है लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय के तौर पर तकर्रुर हुआ। अंग्रेजी सरकार ने सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट फॉर इंडिया का ओहदा तख्लीक किया और अंग्रेजी वज़रा के अराकीन को हिंदुस्तान के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी दी गई। किसकी जिम्मेदारी दी गई? अंग्रेजी वज़रा के अराकीन को हिंदुस्तान के इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी दी गई। इनकी मदद के लिए 15 अराकीन पर मुश्तमिल हिंदुस्तानियों की काउंसिल फॉर इंडिया की भी तश्कील हुई। ये रहा 1858 का हिंदुस्तानी सरकारी एक्ट। तो नेक्स्ट वन जो है 1861 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। 1857 के साना के बाद जारी किए गए एक्ट में से एक एक्ट अहम है। इस एक्ट के जरिए हिंदुस्तानियों को आईनी तश्कील अमल में शिरकत का मौका मिला। हिंदुस्तानियों का अंग्रेजों के मुताल्लिक राय व मशवरा को समझने का मौका भी दिया गया। तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन। वाइसरॉय
वायसरॉय काउंसिल के लिए हिंदुस्तानियों को बगैर इख्तिदार के अराकीन की तरह नामजद किया गया। इमरजेंसी के औकात गवर्नर जनरल को तलाफी देने का इख्तिदार भी दिया गया। इमरजेंसी के औकात में गवर्नर जनरल को तलाफी देने का इख्तिदार भी दिया गया। ये है 1861 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। तो नेक्स्ट एक्ट जो है 1892 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। इस एक्ट को 1861 का अगला हिस्सा भी कहा जाता है। 1861 का अगला हिस्सा भी कहा जाता है। 1892 में एक्ट के जरिए हिंदुस्तानियों को आईनी सरगर्मियों में एक्टिविटी में भी जो है हिस्सेदारी को और वसी है क्या किया गया। कांग्रेस तंजीम के अंग्रेजी इंतजाम के मुताबिक तनकीद मिजाज हिंदुस्तानियों को आईनी सरगर्मियों में हिस्सेदारी को बढ़ावा दिया। तो इस एक्ट के अहम नुकात जो है, मरकज और रियासती मजलिस कानून साज में अराकीन की तादाद को बढ़ाया गया। मरकजी और रियासती मजलिस कानून साज में जो है अराकीन की तादाद क्या कर दिए गए, बढ़ाया गया। और मजलिस कानून साज का इख्तिदार जो है बढ़ाकर इसको बजट के मुताल्लिक बहस व मुबाहिसा करने का हक भी दिया गया। बजट के मुताल्लिक बहस व मुबाहिसा करने का भी हक है ना, दिया गया। अवामी दिलचस्पियों के मुताल्लिक उन्वानात को 6 दिन कबल इतला देकर, कितने दिन पहले देना है, 6 दिन कबल इतला देकर सरकार से सवाल करने का हक भी दिया गया। ये किस एक्ट में था? ये 1892 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट में रहा। तो नेक्स्ट एक्ट जो है 1919 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। इस एक्ट को मिंटो मॉर्ले इस्लाहात भी कहा जाता है। मिंटो मॉर्ले इस्लाही एक्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मिंटो जो है हिंदुस्तान का वायसराय था, तो मॉर्ले जो है हिंदुस्तान का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ओहदे पर फाइज था। तो इस वजह से जो है मिंटो मॉर्ले इस्लाही एक्ट भी कहते हैं। अंग्रेजों ने तकसीम करो और हुकूमत करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो थी, इसके नजरिए से हुकूमत करने के लिए ये एक्ट जारी किया गया। इस एक्ट के अहम दफात जो है, पॉइंट जो है, मरकजी मजलिस कानून साज के अराकीन की तादाद 16 से है ना 60 कर दी गई। मजलिस कानून साज असेंबली के अराकीन की तादाद कितनी? 16 से 60 की गई। तो रियासतों में भी मजलिस कानून साज के अराकीन की तादाद भी क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ाए गए। सबसे पहले इंतखाबात के जरिए मजलिस कानून साज के अराकीन को मुंतखब करने का मौका भी दिया गया, इलेक्ट करने का मौका भी दिया गया। मुसलमानों को मखसूस सियासी मुकाम देने के लिए खुसूसी इंतखाबी हल्का का इंतजाम भी जारी किया गया। ये जो है 1919 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। 1919 का हिंदुस्तानी परिषद एक्ट। इस एक्ट को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड इस्लाहात एक्ट भी कहा जाता है। पहले जंग अजीम जो कि 1914 से 1918 तक हुई के मौके पर हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों की हिमायत में, अंग्रेजों की सपोर्ट में जंग में हिस्सा लेने के लिए, उकसाने के लिए ये एक्ट जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? हिंदुस्तानियों को उकसाने के लिए, पहली आलमी जंग में जारी होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए जारी किया गया। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड बतौर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऐलान से ये एक्ट जारी हुआ था। तो हिंदुस्तान को मरहला एक अच्छी हुकूमत का देना बरतानिया का हक था, तो इसका ऐलान भी हुआ। इसका वायसरॉय चेम्सफोर्ड ने सियासी इस्लाहात की आवाज लगाई और इसकी बदौलत में 1919 का एक्ट जारी किया गया। 1919 का एक्ट के अहम नुकात:
मरकज में दो ऐवानी मुखन्ना की तश्कील हुई। वो मजलिस कानून साज एक और दूसरा जो है रियासत मजलिस। रियासतों में दो अमली हुकूमत का मौका भी दिया गया। हिंदुस्तान के लिए एक कमिश्नर का तकर्रुर भी हुआ। खुद मुख्तार इंतजामिया उमूर पर मुबनी मकाम इदारों की तरक्की का भी यकीन दिया गया। मखसूस इंतखाबी हल्के को मुसलमानों, सिख, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों की सतह तक वसी किया गया, फैलाया गया। मरकजी बजट और रियासती बजट को अलग अलग किया गया। मरकज में अलग सा बजट और रियासत का अलग अलग बजट है ना, किया गया। तो नेक्स्ट जो है लास्ट टॉपिक इस लेसन का जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हिंदुस्तान के दस्तूर की तश्कील में ये बुनियादी एक्ट था। कौन सा एक्ट? 1935 का ये बुनियादी एक्ट माना जाता है। इस एक्ट की तश्कील के लिए मोतीलाल नेहरू की सदारत में 1928 की रिपोर्ट अहम थी। तो दस्तूर हिंद की बहुत सारे पहलू इस एक्ट की बुनियाद पर तश्कील हुई। इस एक्ट ने हिंदुस्तान को एक जिम्मेदार हुकूमत की तश्कील के लिए मौका भी फराहम किया गया। ये सिर्फ अंग्रेजी हिंदुस्तानियों के लिए ही नहीं बल्कि देसी हुक्मरानों को भी अमली तौर पर इस्तेमाल होने वाले पहलू वाला एक्ट था। तो इस एक्ट के अहम नुकात अंग्रेजी हुक्मरानी रियासतों के देसी हुक्मरानों के और निगरानकार हुक्मरानों के अखिल तिजारत इत्तेहाद की तश्कील के लिए मौका दिया गया। नेक्स्ट जो है मरकज में दोहरी डायरकी हुकूमत का क़याम हुआ। हिंदुस्तानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का भी क़याम 1935 एक्ट में ही किया गया। रियासतों में दो अमली हुकूमतों को रद्द किया गया, निकाल दिया गया दो अमली हुकूमत को, और रियासतों को भी मुकाम जो है दिया गया, पोजीशन दिया गया। हिंदुस्तान में फेडरल कोर्ट के क़याम का मौका भी दिया गया। तो ये रहा इस बाब का आखिरी पॉइंट। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा लेसन मुकम्मिल होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेसन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेसन के लिए डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया।